हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी सेशन के यूनिट वाइज एमसीक्यूज और हमने ब्लॉक सेकंड से 3 यूनिट के एमसीक्यूज कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट फोर्थ है जिसका नाम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बीपीएससी सेशन के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो तो लास्ट तक देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस यूनिट के कंप्लीट एमसीक्यूज। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीईएम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीईएम होता क्या है। पीईएम का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर दो डिजीज इंक्लूड की गई है, एक तो होती है मरासमस, दूसरी होती है क्वाशियोरकर। ओके, दोनों कंडीशंस आप याद रखना, ये पीईएम की है। तो जो पीईएम है उसके कॉजेज आपको पूछे गए कि पीईएम होने के पीछे क्या कारण है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी बोथ, यानी कि जो पॉवर्टी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है ये दोनों ही क्या है, पीईएम कॉज करने वाले फैक्टर्स है। पॉवर्टी भी पीईएम कॉज करेगी, अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी पीईएम कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। आपको यहाँ पे परसेंटेज बतानी है ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन की, कितनी परसेंटेज होती है ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन में। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट 71 to 80%, यानी कि 71 से 80% जो परसेंटेज होती है वो ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। अगर आपके नॉर्मल पूछे कि नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल पर्सन की बात करें तो जो नॉर्मल में परसेंटेज कितनी होती है तो आपको बताना है फिर 80% से अबव, यानी मोर देन 80%। यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो 71 to 80% करना है। अगर ग्रेड सेकंड की बात करें तो आपको 61 to 70% करना है। ग्रेड थर्ड की बात करें तो आपको 51 to 60% बताना है। अगर ग्रेड फोर्थ की बात करें तो लेस देन 50% आपको बताना है। दोस्तों ये अलग अलग जो 4 ग्रेड है माल न्यूट्रिशन को असेस करने की, इन सभी ग्रेडिंग को आप अच्छे से ध्यान रखना। नॉर्मल के पूछे तो मोर देन 80% आपको बताना है। बाकी जो चारों ग्रेड है इनकी यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी है, मैंने बता दिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ ए माल नरिश्ड चाइल्ड इज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस जो हम मेजर करते हैं बच्चों में, ये यानी कि जो मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस आप जब मेजर करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को माल नरिश, ये बच्चा किसका शिकार है, माल नरिश का शिकार है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। जब आप मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे तो जो मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस आप मेजर कर रहे हैं उसमें 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम वो सर्कमफ्रेंस आपको दिखाई देती है या फिर मेजर होती है तो समझ जाना बच्चा किसका शिकार है, माल नरिश्ड का शिकार है, मतलब बच्चे में पीईएम की कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको बताना है 12.5 से अगर कम सेंटीमीटर में अगर मेजरमेंट होता है मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस तो बच्चा किसका शिकार है, माल नरिशमेंट का। अगर आपको नॉर्मल पूछे, नॉर्मल 5 साल से कम के बच्चों की मिडल आर्म सर्कमफ्रेंस कितनी होती है तो आपको आंसर में करना है 3.5 सेंटीमीटर से अबव 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या होती है, नॉर्मल मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसल वास्टिंग इन मरासमस स्टार्ट्स फ्रॉम। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो मरासमस की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, मसल वास्टिंग होती है। और ये जो मसल वास्टिंग होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है या फिर किस जगह पे होती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट एक्जिला एंड ग्रोइन। जो एक्जिला और ग्रोइन एरिया है वहाँ पर मसल वास्टिंग होगी मरासमस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। अगर प्रोटीन की डाइट बहुत कम कोई पर्सन खा रहा है तो उसमें क्या कंडीशन कोज हो सकती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। क्या, क्वाशियोरकर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। मरासमस जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है और जो प्रोटीन है वो केवल अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो वो क्वाशियोरकर कोज करेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो रही है तो वो मरासमस डिजीज कंडीशन कोज करेगी। लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है, पीईएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे कंडीशंस या डिसऑर्डर्स आपको दिए गए वो सभी ओवर न्यूट्रिशन के हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए, हाइपर विटामिनोसिस, अगर विटामिन कोई पर्सन ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है तो उसको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। अगर कोई
पेशेंट या फिर पर्सन ज़्यादा फैट खा रहा है तो उसको ओबेसिटी हो सकती है। अगर पेशेंट ज़्यादा फ्लोराइड युक्त पानी पी रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, फ्लोरोसिस हो सकता है। तो ये सभी यानी कि जो मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिशनल जो डिसऑर्डर्स है उससे जुड़े हुए हैं। एक जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ओवर न्यूट्रिशन किस में होगी, ओबेसिटी में, फ्लोरोसिस में एंड विटामिनोसिस में, हाइपर विटामिनोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरीबेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरीबेरी जो है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की, जिसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू एन कंडीशन कॉल्ड, जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी कंडीशंस कॉज होगी। यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी, टिटेनी। टिटेनी जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। SAM कभी कभार पूछ लिया जाता है कि SAM का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, SAM इन यंग चिल्ड्रंस इज डिफाइंड एज, यंग चिल्ड्रंस में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो जाए तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन -3 और वेट फॉर हाइट लेस देन 3 और एडिमा, यानी कि बच्चे में एडिमा की कंडीशन भी होगी, वेट जो है हाइट के बजाय 3% या फिर कम होगा और लेस देन 3 होगा, और साथ ही जो हाइट है वो जेड स्कोर में -3 से बिलो होगी। तो ये जो कंडीशन आपको दी गई ये क्या करती है, ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड है इसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबालामाइन इज कॉल्ड एज, जो साइनोकोबालामाइन है उसको और किस नाम से जाना जाता है, फिर किस विटामिन का नाम है साइनोकोबालामाइन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, विटामिन B12 है, विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोमलेशिया इज सीन यूजुअली इन, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑस्टियोमलेशिया है वो मोस्टली या फिर किन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज ए विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज, कौन सी यहाँ पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, स्कर्वी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड ए डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया, कौन सा वो मिनरल है जो आरबीसी के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है या फिर इनको हेल्दी बनाए रखता है, या साथ ही अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एनीमिया कोज कर सकता है। उस मिनरल के आपको बताना है, वो मिनरल बताना आपको जो आरबीसीज को हेल्दी बनाए रखता है और एनीमिया कोज करने में हेल्प करता है या फिर एनीमिया कोज कर सकता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है और जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आरबीसी को हेल्दी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज, जो कैल्शियम है उसकी वजह से क्या हो सकता है या उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, टिटेनी भी होता है, इरिटेबिलिटी भी होगी और जिटरनेस भी होगी। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन से या फिर कुछ सिम्टम्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS कवर्स, जो ICDS प्रोग्राम है वो किन किन को कवर करता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, वो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस को भी कवर करता है, एडोलसेंट्स को भी कवर करता है और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कैम्प, जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनी थी वो कब बनी थी या फिर कब इसको बनाया गया था। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए, 1993 में, 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडीज एब्जॉर्ब्स, जो विटामिन डी है वो किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, कैल्शियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये, कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, विटामिन डी, जो विटामिन डी है वो हेल्प करता है बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन आर, जो रिकेट्स है
अगर वो बच्चों में हो जाए तो उसके फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, क्या फीचर बच्चों के अंदर रिकेट्स की वजह से देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, बॉसिंग ऑफ हेड। बॉसिंग ऑफ हेड जो है वो रिकेट्स की कंडीशन में बच्चों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है 5th यूनिट, जिसका नाम है फूड बॉर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी। ये भी बहुत ही अच्छी यूनिट है जहाँ से क्वेश्चंस पहले भी बीपीएससी सेशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर भी आपको पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पहला, द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आते हैं ये सब कुछ। तो आपको ऐसे नहीं करना कि बैक्टीरिया कोई कई कर देते हैं, बैक्टीरिया को कई कर देते हैं, वायरसेज को कई कर देते हैं, केमिकल्स को, हालांकि सभी करते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सभी आ गए हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आ गए जो क्या करते हैं, फूड बॉर्न इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी टेम्परेचर पे फूड को स्टोर किया जाना चाहिए, फिर किया जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, 25 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी फूड होता है उसको स्टोर जो है वो 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाना चाहिए, ताकि वो उसकी मेंटेनेंस बनी रहे, वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड सेफ्टी इंक्लूड। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो फूड सेफ्टी है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज उसका होना चाहिए। तो जो फूड सेफ्टी है उसको जो प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन और प्रॉपर स्टोरेज जो है वो होना चाहिए, तभी वो फूड क्या माना जाएगा, सेफ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द WHO has given key of safer food at home, restaurant and at local markets। आपको यहाँ पे बताना है कि WHO के द्वारा सेफ्टी फूड के लिए 5 की बनाई गई, मतलब की बनाई गई है। कितनी कीज बताई है WHO ने फूड को सेफ रखने के लिए, चाहे होम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर लोकल मार्केट हो। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 5। 5 की बताई है फूड को सेव करने की, चाहे होम पे हो, चाहे रेस्टोरेंट पे हो, चाहे फिर लोकल मार्केट में हो। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है डेंजर जोन, कौन सी रेंज है जिसको डेंजर जोन माना जाता है जब आप फूड हैंडलिंग कर रहे हो। तो कितने टेम्परेचर को आप डेंजर जोन कहोगे। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो डेंजर जोन होता है, या फिर डेंजर टेम्परेचर आप बोल सकते हैं फूड हैंडलिंग को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस इज। यहाँ पे आपको पूछा गया मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा अगर फूड बॉर्न इलनेस किसी पर्सन को होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, डायरिया। अगर फूड बॉर्न इलनेस किसी पर्सन को होती है तो मोस्टली जो सिम्टम देखा जाएगा वो देखा जाएगा डायरिया। सबसे पहले क्या होगा, डायरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द लोअर रिस्क ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से ग्रुप्स है जिनको फूड बॉर्न इलनेस के बहुत कम रिस्क होते हैं, कौन से ग्रुप को सबसे कम रिस्क होता है फूड बॉर्न इलनेस का। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, द एल्डरली। जो एल्डरली पर्सनस होते हैं उनमें बहुत कम रिस्क होते हैं फूड बॉर्न इलनेस होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following are reasons for the increasing incidence ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। यहाँ पे इंसिडेंस आपको बताना है, मतलब आपको वो रीजन बताना है जिससे मतलब फूड बॉर्न इलनेस के बहुत ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फूड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेन कंट्रीज से फूड इम्पोर्ट होते हैं और अगर उनका ज़्यादा कंजप्शन किया जाए तो वो क्या करते हैं, फूड बॉर्न इलनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो आपको यही तो पूछा है कि इंक्रीज इंसिडेंस आपको बताना है फूड बॉर्न इलनेस का। तो अगर जो फॉरेन कंट्रीज से जो भी फूड पार्टिकल्स जो भी आ रहे हैं वो जो इंपोर्ट हो रहे हैं, अगर उनका कंजप्शन आप ज़्यादा करते हैं तो इनसे फूड बॉर्न इलनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुगर एंड साल्ट्स एक्ट एज प्रिवेंशन बाय। जो शुगर है और जो साल्ट है वो प्रिजर्वेशन की
तरह काम करते हैं, लेकिन ये कैसे करते हैं, क्या काम होता है इनका, ताकि ये प्रिजर्वेशन कर सके। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, बाइंडिंग वाटर सो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो शुगर होती है, जो साल्ट होते हैं, वो प्रिजर्वेशन के तौर पे काम तो जरूर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये आपको पूछा गया है। देखिए ये क्या करते हैं, शुगर और जो साल्ट होते हैं वो वाटर के साथ में बाइंड आउट हो जाते हैं, मतलब बाइंडिंग इनकी बहुत अच्छी होती है वाटर के साथ में। जब ये अच्छे से बाइंड आउट हो जाते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पनपने नहीं देते हैं, यानी नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर पे अटैक करेगा ये वाटर पे हावी नहीं होने देंगे। दोनों क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा हावी होने नहीं देंगे, इसलिए ये प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ ए फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ। देखिए अगर एसिड कंटेंट ज़्यादा है फूड के अंदर तो किसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये बोटुलिज्म कॉज करता है, यानी बोटुलिज्म का पॉजिटिव एजेंट आपको पूछे तो आपको आंसर में करना है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगर एसिड कंटेंट फूड के अंदर ज़्यादा होता है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये सिंपली आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन असेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज स्टरलाइज्ड। आपको यहाँ पे पूछा गया है एक असेप्टिक पैकेजिंग के अंदर स्टरलाइज किस किस को किया जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। फूड प्रोडक्ट्स, जो भी फूड प्रोडक्ट्स है जिनको आप पैकेज या फिर पैक कर रहे हो उनको स्टरलाइज करना चाहिए, साथ ही जो पैकेजिंग है वो भी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the foodborne illness that can be caused by a food services worker coughing and sneezing on food is। जो फूडबॉर्न इलनेस है वो फूड सर्विस जो वर्कर्स होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। कैसे, अगर वो कफिंग करते हैं या फिर स्नीजिंग करते हैं फूड के सामने तो उनकी वजह से फूडबॉर्न इलनेस वगैरह कॉज हो सकती है। यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि कौन सी डिजीज कंडीशन या फिर कौन से वायरस जो है इसकी वजह, कौन से बैक्टीरियाज वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये फूडबॉर्न इलनेस वगैरह हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, साल्मोनेला। जो साल्मोनेला है वो काफिंग या स्नीजिंग की वजह से जो हेल्थ वर्कर जो फूड सर्विस वर्कर्स है उनके स्नीजिंग और कफिंग की वजह से फूडबॉर्न इलनेस वगैरह है वो कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग अकर्स विद इन हावर्स ऑफ फूड इंजेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसकी अगर पॉइजनिंग होगी किसी पर्सन के अंदर, जैसे ही फूड इंजेस्ट किया उसके बाद में उसकी पॉइजनिंग हुई, उसके जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो कितनी देर बाद आएंगे, ये आपको सिंपली पूछा गया, सिम्टम्स कितने समय बाद में नज़र आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, 2 to 4 आवर्स। 2 से 4 घंटे बाद में जब भी फूड इंजेस्ट करेगा कोई भी पर्सन जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की पॉइजनिंग हुई है उसमें जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट वे टू ट्रीट फूड बॉर्न इलनेस इज विथ। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो फूडबॉर्न इलनेस है उसको ट्रीट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट वे कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, बोथ ए एंड बी। जो ए और बी है यानी कि बेड रेस्ट आपको देनी है पेशेंट को, साथ ही प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो आपको पिलाना है। जो भी पेशेंट है फूडबॉर्न इलनेस का अगर आप उसको ट्रीट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट वे है कि उसको आप बेड रेस्ट दीजिए, साथ ही प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स उसको पिलाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन विथ ए फूड सर्व इलनेस शुड कॉन्टेक्ट ए फिजिशियन ऑफ। आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया अगर किसी पर्सन को फूडबॉर्न इलनेस हो जाती है, फूडबॉर्न इलनेस किसी भी पर्सन को हो जाती है तो फिजिशियन के पास में कब जाना चाहिए, फिर फिजिशियन से कब उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ब्लड इज प्रेजेंट इन स्टूल, अगर स्टूल के साथ में ब्लड की प्रेजेंस है तो पेशेंट को फिजिशियन से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। फीवर इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रेटर, अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा की फीवर है तो भी फिजिशियन से कांटेक्ट पर्सन को कर लेना चाहिए। सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 2 to 3 डेज, अगर सिम्टम्स 2 से 3 दिन या इससे ज़्यादा जो सिम्टम्स है वो नज़र आ रहे हैं, कंटिन्यू 2 से 3 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो भी फिजिशियन से क्या कर लेना चाहिए, कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो इन सभी कंडीशंस में जो है फिजिशियन से कांटेक्ट कर लेना चाहिए अगर पर्सन को फूडबॉर्न इलनेस होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द
fermentation process microorganisms produce which inhibit the growth of harmful microorganisms। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान या फिर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उससे क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है, या फिर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट एल्कलाई एंड एसिड। फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो एल्कलाई और एसिड्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। जो भी हार्मफुल हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a virus found in shellfish from contaminated water and stools that are handled by infected individuals then eaten raw is very important क्वेश्चन है। एम्स ESIC जैसी एग्जाम्स में भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। देखिए वो कौन सा वायरस है जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड की वजह से पर्सनस को इन्फेक्ट कर देता है। सेल फिश कोई पर्सन खा रहा है या फिर कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से जो डिजीज कंडीशंस स्प्रेड आउट होती है वो कौन सी है, सिंपली आपको ये पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी, जो वायरल डिजीज कंडीशन है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही होता है और ये जो कंटामिनेटेड वाटर और जो फूड्स है उनकी वजह से मोस्टली देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस ई यहाँ पे आप हेपेटाइटिस ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसमें मिल्क से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। वो प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन वो प्रोसेस है जिससे मिल्क के अंदर जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which government agency is responsible for enforcing standards for wholesomeness and quality or grains produce, meat, poultry, milk and egg produced in the US through inspection and grading। यहाँ पे एक उस टीम का नाम आपको पूछा गया है जो क्या करती है, जो भी फूड्स होते हैं उनको क्या करती है, उनके स्टैंडर्ड को चेक करती है। चाहे फिर वो मीट हो, पोल्ट्री हो, मिल्क हो, एग हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड या उनकी क्वालिटी को जो चेक करने वाली टीम होती है उनका नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, FSIS। FSIS का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। जो ये सर्विसेज होती है इनसे क्या करते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट किया जाता है, उनकी क्वालिटी को जांचा जाता है, परखा जाता है। फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इन दोनों चैप्टर्स का, द सेफेस्ट कटिंग बोर्ड मटेरियल इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि जो कटिंग बोर्ड होते हैं वो सेफेस्ट मटेरियल होते हैं सभी, एक को छोड़कर सभी जो कटिंग बोर्ड मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ग्लास को छोड़कर सभी जो ऑप्शंस आपको दिए गए इनकी अगर कटिंग की जाए या जो ये मटेरियल ये क्या होते हैं, सेफ होते हैं। तो ये थे हमारे 2 यूनिट के MCQs जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अपना ब्लॉक सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक थर्ड जो है वो आपको आज ही मिल जाएगा या फिर कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वो भी देखना है और जो भी यूनिट वाइज MCQs प्रोवाइड आपको करवाए जा रहे हैं फटाफट से आपको देखने हैं और याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।